हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आर्यन आर्ट्स क्लासेज में। मैं हूँ आपका अपना इमरान सर, जो कि मैं आपके सामने शाम हाजिर हुआ हूँ हिस्ट्री का क्लास लेकर के। और हिस्ट्री के इस क्लास में हम पिछले हफ्ता आपको पढ़ा चुके हैं हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 1, और आज हम लोग इसको पढ़ेंगे पार्ट 2। और इस क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को गंवाते हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, इस सभ्यता के बारे में अगर हम बात करें तो ये सभ्यता है नगरीय सभ्यता, क्योंकि इसमें लोग नगर में निवास करते थे, गांव में निवास नहीं करते थे। गांव में की अगर बात आएगी तो गांव में निवास इसके बाद की जो सभ्यता थी, जिसको हम वैदिक सभ्यता बोलेंगे, उसमें लोग निवास करते थे। तो इस सभ्यता में हमको बहुत सारी चीजें जाननी है और बहुत सारी चीजों पर हम लोगों ने चर्चा किया भी था। अगर हम इस सभ्यता के काल की बात करें तो ये सभ्यता का जो काल है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, तो हम इसमें क्या देखना चाहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में, कि इस सभ्यता में हुआ क्या था कि ये प्राचीन काल का सभ्यता था, और इसमें लोग आदि मानव के काल का जो बाद का जो समय आता है उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। यानी ऐसा ऐतिहासिक काल कि जिसमें लिखा हुआ तो स्क्रिप्ट मिला है, लिपि मिला है, लोग इसको पढ़ नहीं पाए हैं। इसके बाद हो जाता है फिर ऐतिहासिक काल, वो हो गया वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता ऐतिहासिक काल है, उसमें सारी चीज लिखी हुई मिली, उसको लोग पढ़ लिया। और ये आद्य ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि इसमें लिखा हुआ मिला लेकिन लोग इसको पढ़ नहीं पाए, और आज तक विद्वानों ने कोशिश किया, अब तक नहीं पढ़ने में सफल हुए। और इससे पहले का जो काल था वो काल आपका आदि मानव का काल आएगा, जिसमें लोग जंगलों और पहाड़ों पर निवास करते थे। तो उन सारी चीजों पर भी हम चर्चा किसी क्लास में करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। और इसी ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है। और इसकी अगर हम समय की बात करें तो ये समय होता है शुरू 1350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का काल है, उससे पहले का ये दौर है। और उसमें ये सारी चीजें, ये सारी घटनाएं घटी हैं। लोग इतने बड़े सभ्यता में, इतने शहरों में रह करके अपना जीवन यापन किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत की सभ्यता है और ये सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस बात पर हमें खुशी होती है और गर्व होती है कि हम पूरे दुनिया में सबसे पहले सिविलाइज्ड हुए हैं, सबसे पहले हम सभ्य हुए हैं। और हमारा जो सभ्यता है दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता है। और खुशी की बात यह है कि ये जो सभ्यता था ये नगरीय सभ्यता है। उसकी बात अगर हम आगे करें कि आज अगर इनके शहरों की बात किया जाए तो लगभग 1500 नगर का यहाँ पर जो है कहा जाता है कि खुदाई हो चुका है, या इसका खोज हो चुका है, पता चल चुका है। 1500 नगरों का हो चुका है, जिसमें अगर हम बात करें कि वर्तमान समय में ये सभ्यता जो है किन किन देशों में है या कितने देशों में फैला हुआ है, तो अगर इसकी हम बात करें तो ये 3 देशों में वर्तमान में फैला हुआ है। जबकि ये प्राचीन काल की सभ्यता है और उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था, भारत अपना अकेला ही था। तो उस समय तो सिर्फ भारत का ही सभ्यता बोला जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में इसको हम और 3 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि अब ये सभ्यता आपको भारत में भी है, यही सभ्यता आपको पाकिस्तान में भी है, और ये सभ्यता आपका जो है अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो हम अगर बात करें तो अब वर्तमान समय में ये जो है 3 देशों में फैला हुआ है, और टोटल 1500 नगरों की खोज हो चुकी है, जिसमें 900 नगर जो है वो आपको भारत में है और 600 नगर आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में है। फिर अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो और भी चीजों को अगर हम देखेंगे, ये सभ्यता कैसी थी, तो ये सभ्यता शांति मूलक सभ्यता इसको कहा गया है। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं जिस पर अभी हम लोग बात करेंगे। शांति मूलक सभ्यता इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि इस सभ्यता की जब खुदाई हुई और इसमें जितने भी शहर मिले हैं, किसी भी शहर से युद्ध करने के लिए जो शस्त्र होता है, एक भी शस्त्र नहीं मिला है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है, इतिहासकार इससे अंदाजा लगाते हैं कि इस सभ्यता में युद्ध नहीं होता था। जब युद्ध नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह शांति मूलक सभ्यता है, और सबसे भारत की सबसे, ये पूरे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, और भारत की भी ये सबसे प्राचीन सभ्यता है। और वर्तमान समय में ये दुनिया के 3 देशों में फैला हुआ है। अब तक इसमें 1500 नगरों की खुदाई हो चुकी है या इसके खोज हो चुके हैं, जिसमें आपको 1500 नगर में 900 नगर जो है भारत में है और 600 नगर आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में। अगर इसके हम कालक्रम की बात करें तो 2350 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक चलता है ये। तो इन सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं। अगर हम इसके लिपि की बात करें तो अगर इसकी लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट, यानी कि लिखा हुआ चीज, तो उस जमाने के लोगों ने अपने अपने घरों पर कुछ चीजों को लिखा है।
ऐसा नहीं कि नहीं लिखा है। कुछ चीजों को जैसे वो अपने घर पे ना चित्र वगैरह बनाया है और वो पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, वो चित्र के जरिए वो कुछ हमें बताना चाह रहा है या हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो भाव बताना चाह रहा अपना और हम उसके भाव को नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि वो दाएं से बाएं लिखी हुई है, दाएं से बाएं लिखी हुई है। सवाल पूछेगा परीक्षा में आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि वो किधर से किधर लिखी हुई थी, किस दिशा से किस दिशा, तो हम बोलेंगे दाएं से बाएं लिखी हुई थी। अगर हम इस पर बात करें कि ये जो लिपि है तो ये लिपि की अगर हम बात करें ये लिपि कैसी थी, तो ये लिपि भाव चित्रात्मक थी। ये लिपि कैसी थी, तो ये लिपि को हम बोल सकते हैं भाव चित्रात्मक, क्योंकि उन लोगों ने अपने भाव को चित्र के जरिए बताने का प्रयास किया और उस भाव को आज तक हम समझ नहीं पाए, इसलिए कोई अंतिम निर्णय पर हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो इसकी हम लिपि की बात कर दिए, फिर आगे और इसमें आ जाएगा आपका बहुत सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। शांति प्रिय सभ्यता भी है ये। अगर हम इसके बसावट की बात करते हैं कि ये लोग बसे हुए कैसे थे, तो बसावट के बारे में हम पिछले क्लास में कर चुके थे। ये जो है ना ग्रीक पद्धति कहा जाता है, ग्रीक पद्धति, ग्रिड पद्धति से बसे होते, यानी इस तरह से था, कुछ लोगों का घर यहाँ, कुछ यहाँ, किसी का घर यहाँ, किसी का यहाँ, मतलब हाईवे के ऐसा मतलब लोगों का बसावट था कि हर आदमी के घर के आगे और पीछे दोनों तरफ से दरवाजा था, दोनों तरफ से मतलब रोड निकलता था, हम ये बताना चाहते हैं, सॉरी दरवाजा नहीं, दोनों तरफ से रोड था। एक रोड मेन तरफ से था आगे की तरफ से और एक रोड जो है पीछे की तरफ से था। माने जितने भी लोग सिंधु घाटी सभ्यता में थे सबका जो घर है वो ग्रिड पद्धति से ही जुड़ा हुआ था। सबके घर के आगे रोड, क्या आज आप सबके घर के आगे रोड देख सकते हैं? नहीं, चाहे कितने भी हम लोग सिविलाइज्ड क्यों नहीं हो चुके हैं, उस जमाने के लोगों को देखिए। तो ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता हुआ होगा क्योंकि उस जमाने में जो है लोग की संख्या कम थी और जमीन ज्यादा थे, उस हिसाब से लोग बस गए होंगे। फिर भी उस जमाने में बसे हैं, इसका मतलब ये क्या कह सकते हैं आप, या हम इस पर क्या बात कर सकते हैं? तो इससे ये पता चलता है कि इतनी पुराना सभ्यता होने के बाद भी हमारे भारतीय लोगों का बुद्धि विवेक कितना मजबूत था और कितने वो लोग बेहतरीन और कितने समझदार थे कि बसावट कितने अच्छे तरीके से की। बड़ी बात यह थी कि 10 मीटर चौड़ा रोड था, फिर जल निकासी भी था, मतलब पानी भी शहर से बाहर निकलता था। शहर का सबसे बड़ा मसला क्या है? पानी का रुक जाना। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या देखने को मिली कि 3 मीटर जो चौड़ा जो है इसका नाला भी था, जो शहर से पानी को आसानी से बाहर ले आकर के गिरा देता था, जिस वजह से शहर में क्या होता था कि ज्यादा पानी नहीं लगता था और पानी की समस्या नहीं होती थी। पानी ये लोग लाने का भी मतलब पानी निकास करने का भी सुविधा था नाली से, और फिर उसी नाली से पानी को फिर दूसरे वाले नाली से पानी भी शहर में मंगाया जा रहा था। इतने अच्छे तरीके से ये लोग बसे हुए थे। तो हम अगर इन लोगों की बात करें कि इसका समाज कैसा था, तो इसका समाज था मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक क्या होता है, इस पर हम लोग अभी बात करते हैं। माने मातृसत्तात्मक, इसका मतलब ये होता है कि इसके परिवार में, इसके फैमिली में जो अंतिम डिसीजन लेंगी वो महिला लेगी। माता महिला। क्यों? क्योंकि महिलाओं का भी उस समय में डिसीजन चलता था, उन्हीं का घर परिवार की वो मुखिया होती थी। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि प्राचीन काल में महिलाओं का ही चल रहा है, और जब अगर अभी की हम बात करें आज पुरुष प्रधान हो गया है, पितृ प्रधान हो गया है, आज पुरुष ही अंतिम डिसीजन ले रहा है। एक महिला का फैसला आज के जमाने में अगर हम देखेंगे तो अगर वो लड़की की शादी नहीं हुई है तो शादी से पहले उसके पापा और उसके बड़े भाई उसका फैसला लेते हैं। हाँ, तुम बाहर जाओ, घर से नहीं जा सकते हो, तुम जॉब कर सकते हो, जो भी हो। और फिर जब शादी हो गया तो उसका पति, और या फिर उसका, जब वो महिला बूढ़ी हो गई फिर उसका बेटा फैसला लेता है। तो इसको हम बोलेंगे पितृ प्रधान या पितृ सत्तात्मक। जब महिला समाज में खुद अपना डिसीजन लेंगी उसको हम बोलेंगे मातृ सत्तात्मक। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसके जो लोग थे, इसमें अगर हम समाज की बात करें तो महिलाओं का इसमें चलता था, महिलाएं इसमें अंतिम डिसीजन लेती थी। पूरी तरीके से अगर हम समझ में अगर हमको आना चाहिए तो ये चीज ये समझ में आया कि उस समय का समाज मातृ सत्तात्मक था और आज का समाज पितृ सत्तात्मक है। तो ये सारी चीजें हम लोग कर रहे थे और कर भी रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें कि इस सभ्यता में सबसे पहले किस शहर की खोज हुई, तो उसकी अगर हम बात करें तो उसका नाम है हड़प्पा। हम बता भी दिए थे पिछली क्लास में, थोड़ा रिवीजन करा देते हैं आप लोगों का। हड़प्पा, और हड़प्पा की जो खोज हुई वो हुई 1921 ईस्वी में। और आपको जानकारी में होनी चाहिए और होगा भी कि 1921 में हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, हम लोग जो है स्वतंत्र नहीं थे। तो 1921 में एक अंग्रेज ऑफिसर थे, उनका नाम था, हम उस अंग्रेज ऑफिसर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो उनका नाम था सर जॉन मार्शल। क्या नाम था उसका? सर जॉन मार्शल। तो जब हम सर जॉन मार्शल की बात करें तो
इनके नेतृत्व में क्या हुआ कि एक ग्रुप बना, एक कमिटी बना, और उस ग्रुप में साथ दे रहे थे हमारे भारत के दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है, दयाराम साहनी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा शहर की खोज 1921 ईस्वी में करते हैं। इससे ये पता चला कि इन 1500 नगर की जो खोज आज तक हुई है, उन 1500 नगर में सबसे पहला जो नगर है वो है हड़प्पा। इस वजह से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। हालांकि आपको हम पहले भी बता चुके हैं, पिछले क्लास में बता चुके हैं कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अब हम 1 मिनट रुकिए, हम आगे बताते हैं क्यों। इसके जस्ट अगले साल यानी 1922 ईस्वी में क्या होता है कि मोहनजोदड़ो शहर का खुदाई होता है। 1922 में मोहनजोदड़ो शहर का खुदाई होता है। अब हम बताएं कि इस शहर की खुदाई जो है, फिर इस शहर की जो खुदाई होती है तो उस खुदाई को करवाने में या उसकी खोज करवाने में एक भारतीय इतिहासकार है जिसका नाम है राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी है। समझते चलिए, दोनों को समझेंगे हम। 1921 में हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी किसके नेतृत्व में हो रहा है? सर जॉन मार्शल के। और फिर उसी के बाद अगले साल 1922 में आपको मोहनजोदड़ो शहर की खुदाई हो रही है, और ये जो मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रही है ये राखल दास बनर्जी के द्वारा करवाया जा रहा है, और इसका साल है 1922। तो हम बताएं ये जितने 1500 नगर की खुदाई हुई है या इसकी खोज हुई है, इन 1500 नगर में सबसे बड़ा नगर जो था वो था मोहनजोदड़ो। इस वजह से भी इस सभ्यता का नाम मोहनजोदड़ो सभ्यता है। सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई, इस वजह से भी इसका नाम हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है ये मोहनजोदड़ो शहर, इस वजह से इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। जबकि अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, और वर्तमान समय में हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है। क्योंकि हम बोल चुके हैं कि उस समय में प्राचीन काल में इसका नाम भारत था, लेकिन अब ये देश जो है 3 हिस्सों में बंट चुका है। तो अब अगर हम खोजने के लिए निकलते हैं मोहनजोदड़ो को और हड़प्पा को, तो ये हमको भारत में नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलता है हमको? ये पाकिस्तान में मिलता है। ठीक, तो इन सारी चीजों की जानकारी हम लोग यहाँ पर ले लिए। क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है तो हम ये फैसला लिए कि एक क्लास और आपका लिया जाएगा, तब मुकम्मल हो जाएगा। तो अगली क्लास में ना हम इस सभ्यता की चौहद्दी के बारे में और इसके पतन के बारे में और इसमें कौन कौन से मेन शहर थे उसके बारे में पढ़ाएंगे। फिर ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा, एक क्लास आपका लिया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और फिर शेयर कीजिए। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे लोग हैं वो कहाँ है, इतना आप लाइक करें, इतना लाइक करें कि हमको एक एनर्जी मिले और फिर आइंदा जो क्लास आए वो बेहतरीन ढंग से आए। धन्यवाद।